मंगलसूत्र बना बहू के लिए फांसी का फंदा। रात का समय था। तेज आंधी तूफान आ रहा था। सड़क पर तान्या, पल्लवी और कविता जल्दी जल्दी चल रही थी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे और हाथ में बैग थे। जल्दी चलो कविता, तान्या स्पीड बढ़ाओ अपनी। अगर वो जाग गए ना तो आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। कुछ नहीं होगा भाभी, बस मेरे साथ भागते रहो। ये जो गले में मंगलसूत्र बांधा था ना इन्होंने, ये सुहाग की निशानी नहीं, हमारे गले का फांसी का फंदा बन गया था। पर आज इस फंदे को तोड़कर हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। जल्दी चलो। आखिर क्यों तान्या, पल्लवी और कविता इतना डर रही थी और आखिर क्या हुआ था उनके साथ जो ये भाग रही थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर विनोद और सूरज बैठे हुए थे। तभी उसकी पत्नी पल्लवी और कविता वहां आती हैं। इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो तुम दोनों? जी वो आज हमारी बुआ जी के यहाँ फैमिली फंक्शन है ना, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा हुआ बुआ जी के घर जा रही हो। और ये बात हमसे पूछने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी तुम दोनों ने? अरे इसमें पूछना क्या है, हम कोई लेट नाइट क्लब या पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, अपनी बुआ जी के घर ही तो जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम दोनों, चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठो। ये क्या बात हुई, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारी भी फैमिली है, हमें वहाँ जाना है। जब पति ने एक बार कह दिया कि नहीं तो इसका मतलब नहीं होता है। शादी के बाद औरत का सिर्फ एक ही धर्म और काम होता है, अपने पति की बात मानना। हम जो बोलेंगे वही तुम करोगी। देख पल्लवी, चुपचाप अंदर चली जा, वरना आज ऐसा मारूंगा कि 2 दिन तक अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पाएगी। चल जा अंदर। पल्लवी और कविता दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। पल्लवी और कविता अपने कमरे में अपने फोन पर रील बना रही थी। तभी उनकी सास कमला देवी वहां आती है। वारी महारानियों, यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम दोनों ये अतरंगी कपड़े पहनकर नाच रही हो। शर्म नहीं आती ये फालतू के काम करते हुए? जाओ जाकर किचन में खाना बनाओ। माँ जी, हम तो अपने मायके में भी ऐसे ही रील्स बनाते थे। हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। अगर हम वीडियो नहीं डालेंगे तो हमारे व्यूज कम हो जाएंगे। भाड़ में जाए तेरे फॉलोवर्स और तेरा इंस्टाग्राम। शादी के बाद बहू को वही करना चाहिए जो उसके ससुराल वाले कहते हैं। जा जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बना, वरना तेरी ऐसी रील बनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। चल निकल यहाँ से। पल्लवी और कविता किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। यार कविता, शादी के बाद तो हमारी पूरी जिंदगी बेकार हो गई है। ना हम कहीं जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ पहन सकते हैं और ना ही कोई शौक पूरा कर सकते हैं। सही कह रही हो। ये जो मंगलसूत्र गले में पहनाया था ना हमें, ये मंगलसूत्र नहीं हमारे लिए फांसी का फंदा बन गया। अब हमसे ये टॉर्चर और नहीं सहा जाता। हमें यहाँ से कैसे भी निकलना ही होगा। रात का समय हो जाता है। पल्लवी और कविता अपने अपने सूटकेस लिए घर से निकल रही थी। तभी विनोद और सूरज वहां आ जाते हैं। ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अब हमें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना। आप लोग जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं हमारे साथ। हम जा रहे हैं अपने घर। आवाज नीचे। ये जो मंगलसूत्र गले में लटकाया है ना, ये इस बात की गारंटी है कि हम तुम्हारे पति और मालिक हैं, और ये मेरा ऑर्डर है, तो इस घर से बाहर नहीं जाएगी। नहीं, हम जाएंगे। आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आज तो तेरा वो हाल करूंगा कि भागना तो दूर, तो चलने लायक भी नहीं बचेगी। चलो दोनों अंदर, आखिरी बार बोल रहा हूँ। अगर आज के बाद इस दरवाजे की तरफ देखा भी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। विनोद और सूरज पल्लवी और कविता को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोई फायदा नहीं है कविता, हम यहाँ से कभी नहीं भाग सकते। अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये राक्षस हमें मार मार कर हमारी जान ले लेंगे। अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते कविता। अब अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये सब अपनाना ही होगा। यही हमारी किस्मत है। अगर जिंदा रहना है तो ये टॉर्चर और ये मारपीट झेलनी ही पड़ेगी। सुबह का समय था। तान्या मॉर्निंग वॉक के कपड़े पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। वो बहुत खुश लग रही थी। आहा, सुबह सुबह इस ठंडी हवा में वॉक करने का जो मजा है ना, वो सच में किसी चीज में नहीं है। कसम से मजा आ गया। तान्या एक पार्क में जाती है जहाँ कुछ औरतें और कुछ लड़कियां बैठकर योगा कर रही थी। अरे शर्मा आंटी, आज तो आपका ग्लो एकदम आलिया भट्ट को टक्कर दे रहा है। ऐसे ही योगा करते रहो, अंकल तो फ्लैट ही हो जाएंगे आप पर। तान्या की बात पर सभी औरतें हंस देती हैं। तान्या भी उनके साथ योगा करती है और फिर अपने घर आ जाती है। तान्या अपने कमरे में खड़े होकर पेंटिंग कर रही थी। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बस थोड़ा सा ब्लू कलर और फिर मेरी मास्टरपीस रेडी। तान्या, देखना तू एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। अगले महीने से मेरे एडवांस पेंटिंग के बैचेस भी शुरू होने वाले हैं। फिर मेरा सपना सच हो जाएगा और मैं सबसे अच्छी पेंटर बन जाऊंगी। अगले दिन तान्या अपनी 2 सहेलियों नेहा और श्रुति से एक होटल में मिलती है। दोनों सहेलियां शादीशुदा थीं। यार तान्या, सच बता रही हूँ, शादी के बाद तो मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है।
चेंज हो गई मतलब? क्या हुआ? तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं क्या? बता यार, क्या हुआ है? अरे यार, तू हमेशा उल्टा ही सोचती है। मुझे मेरी ससुराल में कोई परेशान नहीं करता, बल्कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। सच बताऊं तो जितने सपोर्टिव मेरे खुद के मम्मी पापा नहीं थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे सास ससुर और मेरा हस्बैंड सपोर्टिव है। और तुझे पता है, मेरे ससुराल वाले हर महीने एक वेकेशन पर जाते हैं और वीकेंड्स पर तो घर में फुल पार्टी चलती है। मेरी सास तो मेरे साथ नेटफ्लिक्स बैठकर देखती है। शादी से पहले तो मेरी लाइफ एकदम बोरिंग थी, पर अब मैं एकदम क्वीन की तरह रहती हूँ। तू देखना तान्या, जब तेरी शादी होगी ना तो तेरी लाइफ भी एकदम सेट हो जाएगी। तू भी ऐसे ही चिल करेगी। थैंक गॉड, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चल ठीक है, अगर शादी के बाद सच में इतनी आजादी और ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है तो फिर मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। शाम का समय हो जाता है। हॉल में तान्या के पिता, माता, हरीश जी, सुनीता जी बैठकर कुछ सीरियस बात कर रहे थे। तभी तान्या वहां आ जाती है। बेटा बैठ जरा इधर, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख बेटा तान्या, अब तू बड़ी हो गई है और समझदार भी। तुझे तो पता ही है कि आजकल तेरी माँ की तबीयत और मेरी कुछ ठीक नहीं रहती। हाँ तान्या, भगवान ना करे अगर कल को हमें कुछ हो गया तो फिर इस दुनिया में तेरा कौन है? तेरी शादी कौन करेगा? इसीलिए हम दोनों सोच रहे थे कि अब हम तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करते। अब तू बता, क्या तू शादी के लिए तैयार है? हाँ पापा, हाँ माँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप लोग बस कोई ऐसा लड़का ढूंढना जो मुझे हमेशा सपोर्ट करे। तान्या ये बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कमला देवी, दीपक जी और कबीर तान्या को देखने आते हैं। सुनीता जी, देखिए आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि शादी के बाद जब बहू अपने घर आती है तो उसे वही करना पड़ता है जो उसके ससुराल वाले कहते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे पहला रूल यही है कि पत्नी को अपने पति की बात माननी ही पड़ेगी। अरे हाँ हाँ कमला जी, वो तो हर घर का नियम होता है। हमारी तान्या बहुत समझदार है, वो सबको खुश रखेगी। तो फिर रिश्ता पक्का हुआ। अब आपकी बेटी ही हमारे घर की बहू छोटी बनेगी। तान्या को कमला देवी की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ समय बीत जाता है। तान्या एक दिन अच्छे से तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी। यार, अब मेरी शादी होने वाली, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों को पता है, मेरी होने वाली सासू माँ तो यार गजब की कॉमेडियन है। सच में यार, बहुत फनी फनी बातें करती है सासू माँ। तान्या देखना, शादी के बाद तेरी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हाँ, शादी होने के बाद मेरी जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मुझे पता है, मैं अपने ससुराल में जाकर एकदम बिंदास रहने वाली हूँ। तान्या बहुत खुश होकर पार्टी करती है। अगले दिन सुबह तान्या अपने रूम में थी, तभी सुनीता जी उनके कमरे में आती है। मेरी बच्ची आज कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुझे। माँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वहाँ सब कुछ नया होगा मेरे लिए। देख बेटा तान्या, तेरे ससुराल वाले मुझे अच्छे ही लगे। तेरी सास की बातें थोड़ी अटपटी और पुराने ख्यालों वाली थी, लेकिन तू उन बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। एक बात याद रखना, पत्नी का धर्म होता है ससुराल वालों की बात सुनना और उन्हें सम्मान देना। मतलब मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी? नहीं बेटा, हमारे जमाने में लड़कियां कुछ नहीं बोल पाती थी। जो ससुराल वाले कहते थे बस वही करती थी। लेकिन अब 2026 चल रहा है, टाइम चेंज हो गया है। तुझे कोई जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। जो बात सही हो बस वही मानना। और अगर कभी लगे कि कुछ बहुत गड़बड़ है या कोई तुझे परेशान कर रहा है तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, समझी? अरे माँ, आप बिना बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। कबीर और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। कुछ दिनों बाद तान्या की शादी का दिन आ जाता है। तान्या मंडप में बैठी हुई थी। कबीर ने उसे मंगलसूत्र पहना दिया था। विवाह संपन्न हुआ, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। लो जी, ठुक गई सील, बन गया फांसी का फंदा। अब ये मंगलसूत्र पड़ गया ना इसके गले में, तो अब ये वही करेगी जो इसका पति और हम लोग बोलेंगे। अब तो ये इस घर की परमानेंट कैदी बन गई। अरे वाह आंटी जी, क्या बात है। आप तो बढ़िया फनी फनी डायलॉग बोलती हो, सच में मजा आ गया। कुछ समय बीत जाता है। तान्या की शादी कबीर से हो चुकी थी। तान्या अपने ससुराल आती है, जहाँ कमला देवी उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, अंदर आओ। आज से ये तुम्हारा घर है, लेकिन एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। आज से तुम वही करोगी जो हम लोग बोलेंगे, और सबसे ज्यादा अपने पति कबीर की बात मानना। तुम्हारा पति जो बोले बिना सोचे वही करना। इस घर में अपनी मनमानी चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। देखो तो मेरी सासू माँ कितनी कॉमेडी करती हैं, सच में एकदम टीवी सीरियल वाली सास की तरह डायलॉग बाजी कर रही है। तान्या इस बात को मजाक समझकर मुस्कुराते हुए अपना गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह का समय था। तान्या अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और फोन पर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी।
हाँ यार, फाइनली शादी कंप्लीट हो गई। अब ऐसा करते हैं, कल या परसों हम सब लोग मिलते हैं। मैं अपने लिए एक बढ़िया सी नई ड्रेस खरीदूंगी और फिर हम सब मिलकर एकदम मस्त वाली पार्टी करेंगे। बहुत मजा आएगा। तभी कबीर कमरे में आता है और तान्या से फोन छीन लेता है। अरे कबीर, ये क्या कर रहे हैं आप? फोन दीजिए मेरा, मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। अच्छा, सहेलियों के साथ पार्टी करेगी तू? नई ड्रेस पहनकर क्लब जाएगी? लेकिन अब तो ये सब नहीं कर पाएगी क्योंकि तू मेरी पत्नी है और मैं तुझे ये सब कभी नहीं करने दूंगा। कबीर तान्या के फोन को जमीन पर फेंक देता है। फोन टूट जाता है। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरा नया फोन क्यों तोड़ दिया? ये क्या तरीका है बात करने का? सुन, अब तेरी शादी हो गई है, तू इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है, तो तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा, समझी? कि आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि तू बस वो करेगी जो मैं बोलूंगा, और मैं ये बोल रहा हूँ कि तू आज के बाद इस घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं ना बोलूं। तभी वहाँ कमला देवी आ जाती हैं। मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है। तू अब इस घर की बहू है, कोई आजाद पंछी नहीं। तुझे वही करना होगा जो हम लोग बोलेंगे। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? जो सच है वही बोल रही हूँ। तेरी दोनों जेठानियां भी यही करती हैं। इस घर की जो बहुएं हैं उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी और तू भी मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो फिर अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसलिए चुपचाप अपने पति की और हमारी बात मानना सीख ले। कमला देवी कबीर को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ और ही सोचा था ये लोग एकदम अच्छे होंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये लोग तो एकदम राक्षस निकले। इनकी सोच कितनी ज्यादा घटिया और पुरानी है। तभी पल्लवी और कविता वहाँ आती है। रो मत तान्या, देख तू तो 2 दिन पहले आई है, लेकिन हम ये टॉर्चर सालों से झेल रहे हैं। ये घर वाले बहुत ज्यादा बेकार हैं, हर बात पर परेशान करते हैं, कैद करके रखते हैं। हाँ तान्या, लेकिन हमें तो आदत हो गई ये सब सहन करने की। तू भी चुपचाप आदत डाल ले। अगर ज्यादा लड़ेगी या आवाज उठाएगी तो ये लोग तुझे जानवरों की तरह पीटेंगे और दर्द देंगे। इसीलिए प्लीज इन सब चीजों की आदत डाल ले, वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। देख तान्या, ये जो तेरा मंगलसूत्र है ना, अब वो तेरे लिए फांसी का फंदा बन गया है, क्योंकि हमारा मंगलसूत्र भी फांसी का फंदा ही है। तान्या किसी की नहीं सुनती। वो गुस्से में अपना एक बैग पैक करती है और नीचे हॉल में आ जाती है। कबीर और कमला देवी हॉल में ही खड़े थे। आप लोग बहुत ज्यादा बेकार और घटिया इंसान हैं। ये सब बातें मैं अभी जाकर अपने घर वालों को बताऊंगी कि आप लोग मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं एक बिंदास लड़की हूँ और ये जो मंगलसूत्र है ना, मैं इसे अपने गले का फांसी का फंदा कभी नहीं बनने दूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। गलती भी मत करना इस घर से बाहर जाने की, नहीं तो इतना बुरा हाल करूंगा कि सोच भी नहीं पाएगी। तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर 10 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहना। अब चुपचाप से अंदर चली जा। मैं यहाँ अब 1 सेकंड भी नहीं रुकने वाली हूँ। तान्या जैसे ही आगे बढ़ती है, कबीर उसे पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले जाता है। मान जा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे नहीं पता कि तेरी जो दोनों भाभियां हैं उनके साथ क्या होता है। मेरे बड़े भैया भाभियों को इतना मारते हैं कि अब तो वो बाहर जाने की बात सपने में भी कभी नहीं सोचती। तू भी मार खाकर ही सुधरेगी। तू मेरी पत्नी है और जो मैं बोलूंगा तुझे वही करना होगा। कबीर तान्या को कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोपहर को तान्या तैयार होकर हॉल में आती है, जहाँ कमला देवी पहले से बैठी हुई थी। कहाँ मुंह उठाकर जा रही है ऐसे तैयार होकर? बाजी, मैं पास वाले मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूँ। वहाँ पर मेरी कुछ सहेलियाँ भी आई हैं, तो मैं उनसे भी मिल लूंगी। वहाँ तो मैं जा ही सकती हूँ ना, मॉल यहाँ पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। कहीं नहीं जा सकती तू, हमने मना कर दिया तो मतलब कर दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है माँ जी, मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरी भी अपनी एक लाइफ है और वैसे भी मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, यहाँ पास में ही जा रही हूँ। मैंने मना किया ना कि नहीं जा सकती। अब तो इस घर की बहू है और तुझे वही करना होगा जो हम बोलेंगे। और मैं बोल रही हूँ कि तू चुपचाप अंदर चली जा, तू कहीं नहीं जाएगी। तान्या दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन तान्या कमरे में पेंटिंग कर रही थी, तभी गलती से कुछ कलर कबीर के कपड़ों पर गिर जाता है, जो कि पास की टेबल पर रखे हुए थे। मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। जल्दी ही पेंटिंग के नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। मैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मुझे एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनना है। मेरा ये सपना जरूर सच होगा। तभी कबीर वहां आता है और अपने कपड़ों पर रंग गिरा देखकर गुस्से में आ जाता है। अरे अंधी है क्या तू? ये क्या किया तूने मेरे कपड़ों के साथ? कबीर गुस्से में सारे रंग के डब्बे उठाता है और तान्या के ऊपर फेंक देता है। तान्या पूरी तरह से रंगों से बिगड़ जाती है। ले और ले अपनी पेंटिंग, खुद ही बन जा पेंटिंग। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े गंदे करने की? और तेरे से किसने कहा था ये अपने फालतू पेंटिंग से यहाँ करने को? इस घर में अब ये सब तमाशा नहीं चलेगा। तू मेरी पत्नी है और तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा।
अब जल्दी से जा और मेरे इन कपड़ों को धोकर साफ कर और फिर इस पूरे कमरे को चमका। और अगर आज के बाद मुझे दोबारा तेरा ये पेंटिंग्स का ताम झाम यहाँ दिखाना तो मैं कसम से तेरी इन सारी पेंटिंग्स में आग लगा दूंगा। अब जा जल्दी से यहाँ से। तान्या कबीर के कपड़े लेकर दुखी होकर वहां से चली जाती है और बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। मेरी वो सहेलियां कह रही थी कि शादी के बाद लाइफ एकदम बिंदास हो जाती है, हस्बैंड सपोर्ट करता है, और यहाँ ये लोग तो एकदम राक्षस है। और ये जो गले में मंगलसूत्र है ना, ये सुहाग की निशानी नहीं, ये सच में मेरे गले का फांसी का फंदा बन गया है। शाम का समय हो जाता है। कबीर हॉल में बैठा हुआ था। तान्या उसे चाय लाकर देती है। ये क्या है? मैंने तेरे से चाय मांगी थी और तू मुझे ये ठंडा जूस लाकर दे रही है। चाय गर्म होती है, ये एकदम ठंडी चाय है। क्या तुझे इतना भी दिमाग नहीं है? माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं अभी चाय को गर्म करके लाती हूँ। कबीर गुस्से में तान्या पर चाय फेंक देता है। ले अब दोबारा एकदम गर्मा गर्म चाय बना कर ला, जा चुपचाप। ये क्या बदतमीजी है? मैं अब कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। आप लोग मुझे इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हैं। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, नहीं रहना मुझे यहाँ। भागने की कोशिश भी मत करना। अगर इस चौखट से बाहर पैर भी रखा ना तो दोनों टांगे तोड़ दूंगा, फिर जिंदगी भर चलने लायक नहीं बचेगी। और ये जो मंगलसूत्र तेरे गले में पड़ा है ना, ये इस बात का सबूत है कि तू अब मेरी पत्नी है और तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तेरे ऊपर सिर्फ मेरा हक है और मेरा हुक्म चलेगा। मैं जो बोलूंगा वही तू करेगी। अब जा चुपचाप से किचन में। तान्या दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कमला देवी किचन में तान्या से अपने लिए एक स्पेशल डिश बनवा रही थी, लेकिन जल्दबाजी में तान्या से वो डिश जल जाती है। अंधी है क्या तू? ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? इतना महंगा राशन जलाकर राख कर दिया। तुझे ढंग से एक काम भी नहीं आता। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कमला देवी जली हुई डिश तान्या को जबरदस्ती खिलाने लगती है। ले दोस्त तो इसी लायक है, तू खा इसे पूरा। नहीं माँ जी प्लीज, मुझसे नहीं खाया जा रहा, मुझे उल्टी आ जाएगी। अच्छा नहीं खाया जा रहा, रुक तुझे अभी अकल से खाती हूँ। कमला देवी तान्या के हाथ को गर्म तवे पर रख देती है। अब आई अकल? अब से जब मेरी डिश बनाए ना तो ढंग से बनाना। अगर अगली बार मेरी डिश जली ना तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। कमला देवी वहां से चली जाती है। तान्या किचन में ही बैठकर रोने लगती है। अगले दिन शाम का समय होता है। तान्या फोन चला रही थी। तान्या तू ऐसे हार नहीं मान सकती। आज से पेंटिंग के बैच स्टार्ट हैं। अगर मैं नहीं गई तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी और मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे जाना ही होगा। तान्या जल्दी से तैयार होती है और अपना बैग लेकर हॉल में आ जाती है। ये बैग टांग कर कहाँ की तैयारी है? कबीर मेरे पेंटिंग के बैच शुरू हो गए हैं, मैं अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप से अंदर जा। क्यों नहीं जाऊंगी? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप मुझे इस तरह इस घर में कैद करके नहीं रख सकते। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने सपनों को सच करना है। मैं तेरा पति हूँ, मैं तुझे रोकूंगा? अगर अब तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। कबीर तान्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। कबीर कमरे में रखा हुआ एक मोटा डंडा निकालता है। देख रही है इसे बहुत मेहनत से तैयार किया है, सिर्फ तुम जैसी बहुओं को पीटने के लिए। वैसे इस घर में तेरी दोनों भाभियों की पिटाई भी इसी डंडे से होती है। बहुत पीटती हैं वो दोनों, तभी तो मेरे बड़े भैया की बात मानती हैं। तभी पास वाले कमरे से पल्लवी और कविता के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। उनके पति विनोद और सूरज उन्हें पीट रहे थे। तो नहीं है ना रोने की आवाज? समझ ले तेरा हाल भी यही होगा। मैंने अभी तक तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मुझे मजबूर मत कर। कबीर ये बोलकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन रात का समय था। तान्या हॉल में बैठी थी, तभी उसकी नंद पूजा पार्टी से लौटती है। वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने गई थी। पूजा ने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। पूजा तुम तो इतनी आजाद रहती हो, इधर उधर घूमती हो, सहेलियों के साथ पार्टी करती हो, इतने शॉर्ट कपड़े पहनती हो, घर में तुम्हें कोई रोकता नहीं, लेकिन हमें ये घर वाले क्यों रोकते हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम भी एक लड़की हो और मैं भी, फिर तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई, हम दोनों में इतना फर्क क्यों करते हैं? फर्क है भाभी, बहुत बड़ा फर्क है। मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू। मेरी लाइफ एकदम बढ़िया है क्योंकि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, लेकिन आप इस घर की बहू हो और बहू वही करती है जो उसके ससुराल वाले कहते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगी तो सजा तो मिलेगी ही ना। वैसे आपके साथ एकदम ठीक हो रहा है। तुम हमारा तो कभी नहीं समझोगी पूजा, एक ना एक दिन तुम्हें ये सब जरूर समझ में आएगा। अरे भाभी मेरे साथ ये ड्रामे कभी नहीं होंगे। पूजा हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह तान्या छत पर कपड़े डालने गई थी, तभी पास वाली छत पर एक पड़ोसन आ जाती है। तान्या बेटा इधर आ जरा। तान्या डरते छत की बाउंड्री के पास आती है। बेटा हमें सब पता है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कितना बेकार व्यवहार करते हैं।
इन लोगों का माइंडसेट तो एकदम बेकार है, तू फिक्र मत कर। हम सब पड़ोसी तेरे साथ हैं, तू बस एक बार इशारा कर, हम सब मिलकर इन राक्षसों की पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। सीधा जेल की हवा खाएंगे लोग, लेकिन बस तुझे हमारा साथ देना होगा। तब ये पास वाली छत पर एक और पड़ोसन सरला आ जाती है। अरे ओ सीमा, तू क्यों इस बेचारी नई बहू को भड़का रही है? एकदम सही तो हो रहा है इसके साथ। बहुओं को ऐसे ही कंट्रोल में रखना चाहिए। अरे मायके में लड़कियां बिंदास रहती हैं, जींस टॉप पहनती हैं, लेकिन ससुराल में आकर तो ससुराल वालों की बात माननी ही पड़ती है। अगर सास ससुर इसे डांटेंगे नहीं, रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो पता नहीं आजकल की लड़कियां क्या करती हैं। 4 दिन में किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। क्या बोल रही है तू सरला? मैं एकदम सच बोल रही हूँ। तान्या दुखी होकर वहां से चली जाती है। दोपहर का समय था, तान्या हॉल में पोछा लगा रही थी, तभी पूजा जानबूझकर जूस का गिलास जमीन पर पटक देती है। सॉरी भाभी, वो गलती से हाथ स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, आप तो पोछा लगा ही रही हो, इसे भी अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, यहाँ चिपचिप नहीं रहनी चाहिए। ये क्या बदतमीजी है पूजा? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने ये गिलास जानबूझकर गिराया है। तुम मुझे इस तरह जानबूझकर परेशान क्यों कर रही हो? ए, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैं इस घर की बेटी हूँ और आप सिर्फ एक बहू। अगर एक बार मैंने मम्मी और भैया को जाकर बोल दिया ना कि आप मुझसे बहस कर रही थी, तो पता है ना आपका क्या हाल होगा। पूजा ये बोलकर वहां से चली जाती है। लो, इस घर में तो सबके सब बेकार हैं। मुझे लगा था कि कम से कम पूजा मेरी उम्र की है, एक लड़की है, तो वो तो मेरा दर्द समझेगी और मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन नहीं, ये तो इन सब से भी 2 कदम आगे है। रात का समय हो जाता है। पल्लवी, कविता और तान्या एक रूम में मिलती हैं। अब बहुत हो गया, अब हम ये सब सहन नहीं करेंगे। तू क्या कह रही है तान्या? हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से भागेंगे। रात के 2-3 बजे के टाइम पर ये सारे राक्षस गहरी नींद में होते हैं, कोई नहीं जागता। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, आप दोनों भी तैयार है ना? आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है तान्या, अगर तू साथ है तो हम भी तैयार हैं। रात का समय हो जाता है। पल्लवी, कविता और तान्या अपने बैग लेकर घर से निकल रही थी, तभी सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। कहाँ की तैयारी है महारानियों? हमें पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए हम सोए नहीं थे। तेरी हिम्मत कि तू घर से भागने की कोशिश करेगी? अरे आज तुझे वो सजा मिलेगी कि जिंदगी भर भागने का नाम भूल जाओगी। सूरज, विनोद और कबीर तान्या, पल्लवी और कविता को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। पल्लवी, तान्या और कविता ने कुछ नहीं खाया था। ये सब तेरी वजह से हुआ है तान्या। हम तो अपनी किस्मत मानकर चुपचाप जी रहे थे ना। पहले हमें इतनी तकलीफ और ऐसा टॉर्चर तो नहीं सहना पड़ता था। आज तेरी इस भागने की प्लानिंग की वजह से हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। सच में तान्या, तेरी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। दोनों, विनोद और सूरज, स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। अब आई अकल, बता भागेगी अब? मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी नहीं भागूंगी। सूरज और विनोद कविता और पल्लवी को एक डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं। छोड़ो इन्हें, मत मारो, प्लीज छोड़ दो इन्हें। विनोद और सूरज नहीं रुकते। तभी तान्या देखती है कि पास में लाल मिर्च का पाउडर रखा था। वो मिर्च पाउडर विनोद और सूरज की आंखों में डाल देती है। अरे अरे मेरी आंखें, अरे मार डाला इस चुड़ैल ने। जल्दी चलो सब यहाँ से। तान्या पल्लवी और कविता को स्टोर रूम से बाहर ले जाती है। तू सच में बहुत अच्छी है तान्या, हमसे गलती होगी जो हमने तुझे बुरा भला कहा। अब हमसे टॉर्चर और नहीं सहा जाता। टॉर्चर अब हम सहेंगे भी नहीं भाभी। मैं सही टाइम का इंतजार कर रही थी। अब मेरे पास एक तगड़ा प्लान है, हम जल्दी ही इस घर से भाग जाएंगे। कुछ समय बीत जाता है। पूजा की शादी हो चुकी थी और अब वो अपने ससुराल जा चुकी थी। रात का समय था। तान्या, पल्लवी, कविता अपने अपने बैग पैक कर रही थी। देखो, सासू माँ की जो नींद की गोलियां थी ना, मैंने आज रात के दूध में वो गोलियां मिला दी थी। अब सभी गहरी नींद में सो रहे हैं और यही सही मौका है यहाँ से भागने का। तीनों अपने बैग उठाती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं। बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा था। तीनों सड़क पर जल्दी जल्दी चल रही थी। जल्दी जल्दी चलो, ये मंगलसूत्र जो हमारे गले का फंदा बन गया था, आज हमने उसे तोड़ दिया है। अब हम आजाद हैं। तभी तान्या को एक दुकान के पास बैठी पूजा दिखती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तान्या जल्दी से उसके पास जाती है। पूजा, तुम क्या इस हालत में? ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे पर ये चोटें कैसे आई हैं? भाभी, मुझे बचा लो भाभी, मुझे मेरे घर ले चलो। मैं अपने ससुराल से जान बचाकर भाग कर आई हूँ। वो लोग इंसान नहीं, जानवर है। पागल हो गई है क्या तान्या? हम घर वापस नहीं जा सकते। अगर वो राक्षस जाग गए होंगे तो आज हमें जिंदा जला देंगे। इसे यहीं छोड़ दे। और वैसे भी हम इसकी क्यों मदद करें? ये तो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ज्यादा इमोशनल मत हो तान्या, और जल्दी यहाँ से चल। प्लीज पल्लवी भाभी, मुझे ऐसे मत छोड़ो प्लीज, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरे ससुराल वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मुझे बहुत मारेंगे।
वो लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते, बहुत ज्यादा पीटते, कहीं बाहर नहीं जाने देते। उन्होंने मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बना दी है। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो भाभी, प्लीज भाभी प्लीज। जेठानी जी, हम औरतें हैं। आज अगर हमने एक औरत को इस हालत में सड़क पर छोड़ दिया तो उन राक्षसों और हमें क्या फर्क रह जाएगा। हम इसे घर ले चलेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तान्या, पल्लवी, कविता पूजा को लेकर वापस घर आ जाती हैं। घर की लाइट ऑन थी और सभी घरवाले जाग चुके थे। तो भाग रही थी ना तुम तीनों? आज मैं तुम तीनों का वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिम्मत कैसे हुई यहाँ से बाहर निकलने की? रुक जाओ भैया, शांत हो जाइए आप सब। पूजा, तेरी ये हालत किसने की? तू तो अपने ससुराल में थी ना, तुम इन तीनों के साथ क्या कर रही हो? ससुराल नहीं माँ, नरक में थी मैं। भाभी कुछ गलत नहीं कर रही थी, वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। पहले मुझे इन भाभीयों का दर्द कभी महसूस नहीं होता था, लेकिन अब हुआ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे 24 घंटे नौकरानी बनाकर रखा, मुझे सोने नहीं देते थे। मेरे पति ने मुझे बेल्ट से मारा और मेरी सास ने मेरे हाथों पर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। क्या कह रही है तू? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पर हाथ उठाने की? माँ, जैसे आप लोगों ने इन भाभीयों को बात बात पर अंगारों पर चलाते थे ना, उन्होंने भी मुझे उन्हीं अंगारों पर चलाया। वो मुझे घर नहीं आने दे रहे थे। ये मंगलसूत्र मेरे गले का फंदा बन गया था। वो लोग मुझे ढंग से खाना भी नहीं देते थे माँ। मैं तो जैसे तैसे एक पड़ोसन की मदद से छुपकर भागकर आई हूँ। तभी पूजा के ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। तू यहाँ छुपी है चुड़ैल, बिना हमारी परमिशन के अपने मायके आ गई। अब देख तेरा क्या हाल होता है। चल जल्दी हमारे साथ। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची के हाथ जलाने की और उसे पीटने की? शर्म नहीं आई तुम लोगों को एक लड़की के साथ ये सब करते हुए? अरे कमला जी, कैसी शर्म? और हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। एक बहू का काम ही होता है अपने ससुराल वालों की बात मानना। और वैसे भी आप भी तो अपनी इन तीनों बहुओं के साथ यही सब करती हो। हमें सब पता है आपके बारे में। हमने तो वही किया है जो आप लोग करते हो। बस शांत हो जाओ और खबरदार जो मेरी पूजा की तरफ एक कदम भी बढ़ा, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना यहीं से पुलिस को फोन करूंगी। याद रखना, मेरे बड़े भैया पुलिस में हैं। तुम सबको ऐसा अंदर करवाऊंगी कि जेल में सड़ोगे पूरी जिंदगी। निकल जाओ मेरे घर से। पूजा के ससुराल वाले डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आज पता चला, आज सच में पता चला कि दर्द क्या होता है। जब हमारी सगी बहन पर बीती तब हमारी आंखें खुली। हमने तुम लोगों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज वो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ जो हमने तुम्हें दिया। अगर हो सके तो माफ कर देना तान्या। माँ, हमने बहुत बड़ा पाप किया। इन तीनों की आजादी और खुशियाँ छीनकर आपको इन सब से माफी मांगनी चाहिए और मैं भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी। कमला देवी रोने लगती हैं और तान्या, कविता, पल्लवी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मेरी सोच में ही कीड़े पड़ गए थे। मैंने कभी तुम लोगों को बेटियां नहीं समझा, हमेशा गुलाम माना। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मैंने तुम तीनों को बहुत परेशान किया है। मुझे ये तो पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो माफ कर देना। आज जब मेरी बेटी पर यह सब बीता तो मुझे पता चला कि तुम तीनों पर क्या बीतती होगी। आपने सच में बहुत बड़ा अपराध किया है माँ जी, लेकिन क्या करें, हम औरतें किसी को दर्द में नहीं देख सकती। हमें खुशी है कि कम से कम आज आप लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हो गया। माँ जी, शादी होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि लड़की सब कुछ अपने ससुराल वालों के अकॉर्डिंग करे। वो एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं। एक औरत अपने मन और अपने सपनों के अकॉर्डिंग भी तो चल सकती है। पति को अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए, ना उस पर अपना हुक्म चलाना चाहिए। तुम सच कह रही हो तान्या। आज के बाद इस घर की बहुएं वही करेंगी जो उन्हें करना होगा। और तान्या, तुम्हें पेंटर बनना था ना, अब मैं तुम्हें पेंटर बनवाऊंगा और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा और हमेशा सपोर्ट करते रहूंगा। तुम्हारा सपना जरूर सच होगा तान्या। तान्या, पल्लवी और कविता सभी को माफ कर देते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।